हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गाइज मुझे अच्छा लगा जो मैंने टॉपिक्स आपको करवाए थे, आप लोगों को समझ में आए। एंड मैंने करवाया था एक तो आरआरबी का पूरा कंप्लीट, कैसे क्या हुआ था, क्यों ज़रूरत पड़ी थी, कब तक कितने मर्जर हो चुके हैं, वो सारा बताया था। देन उसके बाद एक ऑमबड्समैन करवाया था, सरफेसी एक्ट करवाया था और एचआर के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अभी किसी ने बोला है कि एनपीए, बेसल नॉर्म्स और जो मॉनेटरी टूल्स होती हैं वो करवाऊँ, तो मैं अभी वही करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले एनपीए से शुरू करते हैं। एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। हम जैसे लोग जब बैंक में जाकर पैसा जमा करवाते हैं तो वो बैंक की लाइबिलिटीज़ होती हैं। फिर बैंक उन्हें आगे उधार दे देता है बोरोवर्स को, तो वहाँ से बैंक को कुछ अर्निंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब मान लीजिए किसी बैंक बोरोवर को बैंक ने लोन दिया, तो वो उसकी और वो टाइमली ईएमआई पेड कर रहा है, तो वो उसके स्टैंडर्ड असेट्स हो गए, क्योंकि वहाँ से बैंक को अर्निंग आ रही है। लेकिन जब किसी कस्टमर ने लोन लिया और वो ना तो ईएमआई पे करता है ना ही प्रिंसिपल, और वो ऐसा 3 महीने तक करता है कि वो ना तो पैसे जमा करवा रहा है ना ही इंटरेस्ट रेट, कोई कुछ भी अमाउंट जमा नहीं करवा रहा, तो उसको फिर एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो ये होता है, अगर टाइमली पेड हो रहा है तो वो उसके स्टैंडर्ड असेट्स हो जाते हैं बैंक के। अगर टाइमली पेड ना हो, 2-3 महीने तक नहीं आते हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगराइज करके लास्ट में उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है 90 डेज़ के बाद। फिर होता है एग्रीकल्चर लोन। एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, ये फार्मर्स को दिए जाते हैं, और ये 2 टाइप के कल्टीवेशंस में होते हैं। जैसे एक तो शॉर्ट टर्म का हो गया, जैसे 6-6 महीने का हो गया। अब सोच रहे होंगे कि 6 महीने के लिए भी लोन होता है। हाँ होता है, क्योंकि एक फसल का जो सीज़न होता है वो हमारे यहाँ मोस्टली 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। जैसे रबी की फसल है वो 6 महीने में उसका कल्टीवेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट रबी आती है, खरीफ आती है, तो ऐसे ऐसे 6-6 महीने के लिए लोन भी देता है बैंक। देन एक पूरे साल के लिए देता है, तो ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया। और जो 6-6 महीने के लिए दे रहा है वो शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ऐसे ही सेम केसीसी में होता है, कोलेटरल फ्री लोन देता है। और जो केसीसी आता है वो उसी के अंडर में आती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसकी लिमिट पहले 3 लाख थी, वो बढ़ा के अब 5 लाख कर दी गई है। उसमें आप लोन ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम रेट पे आपको लोन मिलता है, और उसको टाइमली पे करते हैं तो हार्डली 3-4% पे आपको लोन मिल जाता है। देन एनपीए का क्लासिफिकेशन किया गया था क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स के बेस पे, मतलब अकाउंट्स में पैसा क्रेडिट हो रहा है तो उसके बेस पे उन एनपीएस को क्लासिफिकेशन किया गया था। एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। एसएमए की फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। जब बैंक किसी को लोन देते हैं तो वो उन जिनको लोन दे रहे हैं उन बोरोवर्स की वो एक्टिविटीज़ होती है, वो मंथली उनको रिव्यू करना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति से हमें पैसा आने वाला है। तो जब 0 से 30 डेज़ तक कोई भी पे अमाउंट नहीं आता, कोई भी अमाउंट पे नहीं होता उनको किसी अकाउंट से, तो वो उसको एसएमए 0 बोलते हैं। ये एक फ्लैग ऑफ स्टेज भी होती है लोन की। फ्लैग ऑफ स्टेज मतलब पहली मंथ में ईएमआई नहीं आई। फिर होता है सेकंड एसएमए 1। एसएमए 1 में जब 31 डेज से 60 डेज तक अमाउंट नहीं आता, उसको एसएमए 1 बोलते हैं। और जब 61 डेज से 90 डेज तक नहीं आता, उसको एसएमए 2 बोलते हैं। और एसएमए 2 के बाद तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। फिर उसी एनपीए को बोलने लग जाते हैं हम सब स्टैंडर्ड एनपीए। जब 1 साल तक कोई रीपेमेंट नहीं होता है तो उसको सब स्टैंडर्ड एनपीए बोलते हैं। फिर जब 2 साल तक नहीं आता तो वो डाउटफुल में रहता है, डाउटफुल कैटेगरी में कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बैंक जब पर्सनली कॉल्स करते हैं या विज़िट करते हैं या उनको जैसे मोटिवेट करते हैं कि आप पे करो, कुछ रिस्ट्रक्चर ऑफ लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, बट फिर भी नहीं आता, तो वो फिर बाद में लॉस असेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैंकों ने ये कैटेगराइज क्यों बनाई कि पहले सब स्टैंडर्ड करो, देन डाउटफुल करो, लॉस असेट्स प्रोविजनिंग करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे एनपीए की कैटेगरीज चेंज होती रहती है, सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल, डाउटफुल से लॉस, वैसे वैसे वो अपना प्रोविजनिंग का जो अमाउंट होता है उसको वो इंक्रीज़ करते जाते हैं।
तो इसका मेन रीज़न था कि वो ये प्रोविजनिंग के लिए ही करते थे। अब शुरू करते हैं बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं? बैंकिंग के रूल्स होते हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बैंकों को स्टेबल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सेफ बनाते हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर, क्योंकि बैंकों में कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता था। जब किसी देश में क्राइसिस आता था तो उससे पूरा कंट्री इफेक्ट होता था। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ये कमेटी डिसाइड करती है कि बैंकों के पास कितना कैपिटल होना चाहिए, वो रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्राइसिस के साथ कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले जो कमेटी थी बैठक हुई थी वो 1988 में आई थी, और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि वो सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे फोकस करेंगे। उनका सिर्फ फोकस पॉइंट एक ही था, क्रेडिट रिस्क पे फोकस करना। और उस टाइम पे बैंकों को बोला था कि आपकी जो CRAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, वो 8% होना चाहिए। तो उसकी एक ये कमी भी थी कि ये सिर्फ क्रेडिट रिस्क को ही फोकस कर रही थी। बाकी जो मार्केट रिस्क होते हैं, ऑपरेशन रिस्क होते हैं, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस नहीं दी थी। इसलिए इसके बाद बेसल नॉर्म्स 2 आए, जो एक रिस्क बेस्ड बैंकिंग को बताती है, रिस्क बेस्ड बैंकिंग के बारे में बता रही थी। और ये बेसल नॉर्म्स 2 2004 में आए थे। इसके 3 पिलर्स रखे गए थे कि बैंकों की मिनिमम कैपिटल कितनी होती है। पहला तो रिस्क टाइप हो गया, फिर बैंकों का सुपरवाइजर कौन करेगा, कैसे होगा। थर्ड था मार्केट डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। तो जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो 8% ही रखा था। और जो रिस्क के टाइप्स थे इसमें वो थे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। जितने भी रिस्क होते हैं इन सबको कवर कर लिया गया था। उसके बाद सुपरवाइजरी रिव्यू आए थे, जिनमें RBI बैंक्स को मॉनिटर करता है, मतलब हर देश का सेंट्रल बैंक वहाँ के बैंक को मॉनिटर करेगा, ये गाइडलाइंस दी थी। देन मार्केट डिसिप्लिन में पब्लिक क्लोजर को इम्पोर्टेंस दी गई थी और उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप किसी को 20% लोन पे दे रहे हो, आप किसी को 10% पे दे रहे हो। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर 2008 में जब US में क्राइसिस आया तो उसके बाद अगेन बेसल कमेटी बैठी और उसमें कुछ और गाइडलाइंस को फॉलो कर दिया गया ताकि वो अपनी कंट्री को और अच्छी बेटर कंडीशन में ला सके। हालांकि इंडिया हमेशा से जो बेसल की डिसाइडेड CRAR था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो था, उससे हमेशा 1% ज़्यादा ही मान के चलता था। लेकिन हमारे बैंक्स अभी और भी अच्छा कर रहे हैं। 12+ उनका CRAR होता है ऑलमोस्ट, हम देख ही रहे हैं, करंट में पढ़ ही रहे हैं वो। तो फिर थर्ड बेसल नॉर्म्स आए थे 2010 में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था US में। उसके बाद तो उसके बाद सारे बैंक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि अब ये हमें फॉलो करना है गाइडलाइंस को, और ज़्यादा अलर्ट हो गए। तो बैंक्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे वो अपने आप को, इसलिए उनको हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट की एक वो गाइडलाइन लेके आए कि आपको एक हायर कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद बेटर क्वालिटी की कैपिटल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे असेट्स खरीद लिए, ज़मीन खरीद लिए जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। हायर क्वालिटी असेट्स से मतलब है जैसे गोल्ड ले लिया या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह ले ली, उस टाइप के, जिन्हें आप सेल कर सके ज़रूरत आने पे, देश में क्राइसिस आने पे, और आप उनसे पैसे ले सके। फिर लिक्विडिटी नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया कि एक देश में कितनी करेंसी छपी जानी चाहिए, वहाँ पे कैसे मनी फ्लो होना चाहिए, वो सारा उसमें कवर किया गया। देन कैपिटल रेशो तो वही था, CET था 4.5% के आसपास। Tier 1 कैपिटल को 6% रखा गया था। कैपिटल एडुकेसी रेशो को रखा गया था 8%, और इंडिया में 10.5% चल रहा था। इसके साथ साथ एक कैपिटल बफर भी रखा गया, जिसको कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखा गया था। इंडिया ने 2.5% ज़्यादा रखा था, इसलिए इंडिया का CRAR था 10.5%। कैपिटल कंजर्वेशन बफर रेशो क्यों रखा गया था? जैसे कोई भी
क्राइसिस आता है तो ये पैसा बिल्कुल साइड में होता है, इसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका अलग से रखा हुआ सेविंग है, बैंक की अलग से रखी हुई कैपिटल होती है। ये काउंटर साइक्लिंग बफर होती है जब इकोनॉमी ओवर हीट हो जाता है तब। एक तो कैपिटल बफर दो टाइप के होते हैं, एक तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर हो गया, एक हो गया जब इकोनॉमी ओवर हीट हो जाए तब काउंटर साइकिल बफर यूज़ करते हैं। फिर इंडिया में फॉलो किया था बेजल सेकेंड नॉर्म्स को, बेजल थर्ड नॉर्म्स को भी फॉलो किया गया था। बेजल नॉर्म्स एक इंटरनेशनल बैंकिंग गाइडलाइंस होते हैं जो कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी को रेगुलेट करते हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम स्टेबल बना रहे। अब मैं एक बार फिर से आपको जो मैंने एक टेबल सारणी बताई है उसके दोबारा बता देती हूँ। उसमें जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप से है। तो फर्स्ट में क्या हुआ था, जो क्राइसिस हैंडलिंग थी वो वीक थी, सेकंड में थोड़ा मीडियम थी और थर्ड में स्ट्रॉन्ग थी। क्राइसिस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिर फर्स्ट आए थे 1988 में, सेकंड आए थे 2004 में और थर्ड आए थे 2001 में। फिर उनमें जो रिस्क, कौन कौन से रिस्क को कवर किया गया था, तो जो फर्स्ट आए थे उनमें सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे फोकस किया गया था, सेकंड में मल्टीपल रिस्क थे, क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क, और थर्ड में क्या था, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग पे ध्यान दिया गया था, सेफ बैंकिंग पे ध्यान दिया गया था। फोर्थ में जो CRAR था वो 8% था, सेकेंड में भी था और थर्ड में भी 8% था। इसके साथ साथ जो थर्ड था उसमें वो जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर पे भी फोकस किया गया था। तो ये तीनों बेजल नॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। देन